सबको मेरा नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत इस उद्घोष क्रांति राम की इस सत्र में, सत्र के प्रारंभ में। आइए भजन मंडली के साथ हम प्रभु का स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे। इसके बाद अपनी चर्चा आरंभ होगी। प्रारंभ करिए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे 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 गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हम लोग भूमि वंदन गीत की चर्चा कर रहे थे और उस गीत में हम उन महापुरुषों को स्मरण कर रहे थे जिसके कारण हमारा सीना चौड़ा होता है, हमें उनके त्याग और बलिदान पर गर्व होता है और आज़ादी के संघर्ष में उनके योगदान को आज भी देश के नौजवान अपनी प्रेरणा समझते हैं। पूरा गीत एक प्रकार से हमारे लिए मंत्र है, क्योंकि कृषि से लेकर राजनीति तक सब चर्चा इसमें हुई है। तो मेरा विचार है कि एक बार पूरा गीत मस्ती के साथ आप सुनेंगे और सब इसके साथ गाएंगे। आवश्यकता हो तो सब लोग अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लीजिए, जिससे ये गीत देश के करोड़ों लोगों के परिवारों का गीत बन जाए। मैं भजन मंडली से प्रार्थना करता हूँ, एक बार इस गीत से सारे देश को जगा दो। प्रारंभ करिए। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को से दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। ओ सुन के रहट की आवाज, सुन के रहट की आवाज, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, यूं लगे कहीं सहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। ओ इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग भगवा वीर सावरकर से, रंग भगवा वीर सावरकर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
इस गीत में केवल एक महापुरुष का नाम आया जो आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री। और एक नाम छूट गया जिसका नाम आना चाहिए था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मित्रों, आज की पीढ़ी को आज़ादी के बाद की 60 वर्ष 65 वर्ष कांग्रेस के शासन के समय उन बातों को सूचना नहीं मिली, जानकारी नहीं मिली जो उनको मिलना चाहिए था। और आज एक ऐसा अवसर आया है जब सब बातें सच सच बोली जा सकती हैं और आपको उन बातों के आधार पर देश का भविष्य निर्धारण करने में प्रेरणा मिलती है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान का भारत पर हमला हुआ और उस हमले के बाद रूस के दबाव में समझौता हुआ, युद्ध बंद हुआ और उसमें दो बातें बड़ी स्पष्ट हो गई। भारत में अन्न की बहुत कमी हो गई और उसके कारण लाल बहादुर शास्त्री को एक नारा देना पड़ा, जय जवान जय किसान। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री जिसने किसान का दर्द समझा, जिसने जवान का दर्द समझा। उसके पहले नेहरू जी थे प्रधानमंत्री और हम सब जानते हैं कि नेहरू जी एक संपन्न परिवार से आए थे, बड़े भारी एडवोकेट के पुत्र थे, अंग्रेजी पढ़े हुए थे। उनको ना किसान मालूम था, ना गांव मालूम था, ना तकलीफ मालूम थी, ना गरीबी मालूम थी। इसलिए उनके कालखंड में देश का जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई। खैर, तो लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध के बाद जय जवान जय किसान का नारा दिया और सप्ताह में एक दिन एक समय भोजन छोड़ने का आह्वान किया, क्योंकि अन्न कम था और यही उपाय था। लेकिन मित्रों देखो, अरे बात का प्रभाव इससे नहीं पड़ता है कि वो प्रधानमंत्री थे, बात का प्रभाव इससे पड़ता है कि उनका जीवन कैसा था। उसके पहले नेहरू जी यहाँ प्रधानमंत्री थे और नेहरू जी की इतनी आह्वान करने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उनका जीवन उस प्रकार का नहीं था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक कृषक के बेटे थे, वाराणसी के उधर रामनगर के रहने वाले थे। गंगा नदी को तैरकर आकर उन्होंने वाराणसी में पढ़ाई पूरी की थी। गरीबी के दिन थे और वे ही कांग्रेस के बड़े नेता थे। नेहरू जी के बाद जो भी स्थिति थी वो प्रधानमंत्री पद पर आए और उन्होंने आह्वान किया, पूरा देश खड़ा हो गया। सप्ताह में एक दिन भोजन छोड़ दिया और किसान और जवान के बारे में एक बड़ा भारी वातावरण बन गया। लेकिन एक लेकिन भी हो गया। लाल बहादुर शास्त्री को समझौते पर साइन करने के लिए ताशकंद जाना था और फिर ताशकंद से वो वापस नहीं आ पाए। मुझे स्मरण है
कि जब वो ताशकंद जाने वाले थे, ये समाचार नहीं आया था कि ताशकंद जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व पूजनीय श्री गुरु जी अपने प्रवास क्रम में वाराणसी में थे और मैं वाराणसी का प्रचारक था। स्वाभाविक है श्री गुरु जी की व्यवस्था वहाँ के संचालक डॉक्टर पी.के. बनर्जी घर में थी और मेरा रोज़ उनके सेवा में जाना होता था। दिल्ली से समाचार आया कि लाल बहादुर शास्त्री गुरु जी से मिलना चाहते हैं, कुछ आवश्यक काम है। लेकिन श्री गुरु जी का एक स्वभाव होता था, वो निश्चित कार्यक्रम छोड़कर नहीं जाते थे। तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो परामर्श चाहिए था उस पर एक पत्र लिखा और वो पत्र एक कार्यकर्ता के हाथ से दिल्ली भेजा गया। लेकिन उनके दिल्ली पहुंचने के पूर्व लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद जा चुके थे और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात वो पत्र जब खोला गया तब उसमें श्री गुरु जी ने शास्त्री जी को बहुत स्पष्ट परामर्श दिया था, आपको ताशकंद जाने का निमंत्रण मिलेगा, आप कृपया बिल्कुल मत जाइएगा, किसी हालत में मत जाइएगा। लेकिन ईश्वर की इच्छा अलग थी, वो ताशकंद चले गए और ताशकंद से वापस नहीं आ पाए। उनके परिवार के लोगों ने अभी तक ये मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहाँ तो एक बहाना बना दिया कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी अभी एक पिक्चर आई जिसमें कि ताशकंद के नाम से ही, जिसमें ये बात स्पष्ट की पूरा षड्यंत्र था। जिन शास्त्री जी के एक आह्वान पर सारा देश खड़ा हो जाए, और नेहरू जी तो सोवियत संघ के मित्र थे, अंग्रेजों से प्रभावित थे, मुस्लिम संस्कृति के उपासक थे, इसलिए नेहरू जी की उपस्थिति में सारी ताकतें बहुत खुश थीं। नेहरू जी के जाने के बाद ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसका ना साम्यवाद पर विश्वास था, अंग्रेजी के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता, कट्टर देशभक्त, किसान गरीबों का नेतृत्व। दुनिया को लगा कि यदि ये रह गया तो भारत हमारे चंगुल से बाहर निकल जाएगा। उनकी हत्या कर दी गई और आज तक यह रहस्य खुला हुआ है, रहस्य अभी तक बना हुआ है कि शास्त्री जी की मृत्यु स्वाभाविक थी या षड्यंत्र का शिकार था। मित्रों, कैसे दुख की बात है, उसके पूर्व श्याम प्रसाद मुखर्जी वो भी गए थे कश्मीर पर इसी मांग को लेकर। इस देश में न दो झंडे होंगे, न दो विधान होंगे, कश्मीर भारत का अंग है, भारत का अंग रहेगा, क्योंकि उस समय कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, कश्मीर में अलग झंडा रहता था। और इस बात पर श्याम प्रसाद मुखर्जी, जो कि नेहरू जी के कैबिनेट के मेंबर थे, उन्होंने संसद में इसका विरोध किया। नेहरू जी को तो मानने का प्रश्न भी नहीं था, छोड़ दिया संसद, छोड़ दी पार्टी, और उन्होंने एक नया संगठन बनाया भारतीय जनसंघ के नाम पर, और उसके अध्यक्ष के नाते आंदोलन के लिए वही नेतृत्व कर रहे थे। और कश्मीर के सीमा पर प्रवेश करते ही गिरफ्तार हो गए, वो भी वापस नहीं आ पाए।
आज तक ये रहस्य बना है कि उनकी भी मृत्यु स्वाभाविक थी या षड्यंत्र के अंतर्गत थी। मित्रों, आप में से बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने वो दिन नहीं देखे, और ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आज के युवाओं को कुछ सच बातें बताऊं। देश आज़ाद हो गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। संघ पर यह आरोप लगाया कि गांधी जी की हत्या संघ ने कराई है। क्यों? क्योंकि हत्या करने वाला गोडसे ब्राह्मण था और मराठी था। बस इसी बात पर संघ के सारे अधिकारी मराठी हैं और ब्राह्मण हैं, तो गोडसे संघ का स्वयंसेवक हो गया। और गोडसे ने हत्या की तो संघ की योजना थी, तो संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। श्री गुरु जी जेल में बंद हो गए। संघ के स्वयंसेवकों के परिवारों पर न जाने कितने अत्याचार किए गए। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है, बड़ी प्रेरक है। नागपुर में श्री गुरु जी एक घर में ठहरे हुए थे और कांग्रेसियों की बहुत बड़ी भीड़ आई श्री गुरु जी पर आक्रमण करने के लिए। हमारे उस समय के संघ के स्वयंसेवक बड़े तरुण थे, बड़े जोशीले थे। सब ने तय किया, चलो हो जाए, दो दो हाथ देखा जाएगा। लेकिन गुरुजी से अनुमति तो चाहिए ना। बिना उनकी अनुमति के इतना बड़ा स्टेप उठाना उनके लिए उचित नहीं था। तो उन्होंने गुरुजी को अपनी योजना बताई कि बस आप अनुमति दीजिए, हम लोग जाते हैं, देखिए किसकी हिम्मत है यहाँ पर हमला करने की। श्री गुरुजी ने मना कर दिया। मेरे ही देशवासी, मेरे ही बंधु किसी भी गलत फहमी से यदि मेरे ऊपर हमला करना चाहते हैं, हम उसका प्रतिकार नहीं करेंगे। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो होगी। सोचो। और एक उदाहरण दिया, जीभ दांतों के नीचे यदि आ जाए तो दांत तोड़े नहीं जाते हैं। यदि ये लोग मुझ पर हमला करना चाहते हैं तो उनको हम हमला नहीं कर सकते, उनसे मुकाबला नहीं करना चाहिए। हमारा उनसे संबंध है। इसकी चर्चा बहुत हुई। कहाँ तो कांग्रेस के लोगों का इतना विश्वविमन और कहाँ श्री गुरु जी की ये उदारता। लेकिन संघ पर प्रतिबंध लगा, जेल में लोग गए और सरकार की ओर से उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनसे संघ की चर्चा आरंभ हुई। संघ के एक बहुत बड़े समर्थक, तमिलनाडु के बहुत बड़े एडवोकेट, बड़े प्रसिद्ध कांग्रेस के भी एक प्रकार से नेता थे। उनके सब कांग्रेस के नेताओं से संपर्क था, वो हमारे संपर्क सूत्र बने। और सरकार की ओर से पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकार की ओर से प्रतिनिधि थे। बात यहाँ आ गई कि भाई संघ का हमें संविधान चाहिए, क्योंकि प्रतिबंध लगाया तो उसका वाजिब कारण होना चाहिए। तो क्या है संघ? कोई भी संस्था का संविधान ही तो उसका परिचय होता है। उस समय तक संघ का कोई लिखित संविधान नहीं था। अब कांग्रेस में पटेल ने कहा तो एक लिखित संविधान बनाया गया, श्री गुरु जी को दिखाया गया, उन्होंने स्वीकृति दी और पटेल जी को वो संविधान भेज दिया गया। उस संविधान के आधार पर संघ पर प्रतिबंध बनाए रखना कानून से गलत हो गया।
और इसलिए नेहरू जी नहीं चाहते थे प्रतिबंध हटाना, लेकिन चूंकि गृह मंत्रालय का ये विषय था और नेहरू जी और पटेल के बीच में पहले दिन से ही प्रतियोगिता शुरू हो गई, क्योंकि जब देश आज़ाद होने के पूर्व हमारे देश में एक अंतरिम सरकार बनी थी। भारत में पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं, इस पर एक रेफरेंडम हुआ, एक लोकमत लिया गया और सन 47 के पहले ही एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। आज़ादी के बाद कांग्रेस के अंदर से आवाज़ आई कि हमारा प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए। सब कांग्रेसी इसके समर्थन में थे। फिर वही घटना, गांधी जी ने बीच में हस्तक्षेप किया और गांधी जी ने जवाब निर्माण किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे पंडित नेहरू। अब चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेहरू गांधी जी पर एक श्रद्धा थी, संत व्यक्ति थे और देश के प्रधानमंत्री नेहरू बने। आज़ादी के बाद फिर से राम जी के भावना को इस देश में एक आवाज आई और जो गुजरात में रामेश्वर का एक मंदिर जिसको मोहम्मद गोरी ने खंडर बना दिया था, उसको पुनर्निर्माण करने की बात कांग्रेस से उठी। कांग्रेस के नेता कन्हैयालाल मुंशी, जो उस समय वहां के राज्यपाल थे, उस समय गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य होता था, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के राष्ट्रपति थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे, उस कमेटी के मेंबर बने। मित्रों, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, ये दोनों को कमेटी में मेंबर बनने का विरोध नेहरू जी ने किया। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि उस बम्बई का, उस मंदिर का पुनरुद्धार हो। गांधी जी के हस्तक्षेप से नेहरू जी शांत हुए। उस कमेटी ने मंदिर बनाने का निर्णय किया और उस निर्णय में सबसे आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके साथ कन्हैयालाल मुंशी थे। मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। एक ही बात गांधी जी ने कही थी और वो सही थी कि भाई इसमें सरकार का पैसा नहीं लगना चाहिए और सरकार का पैसा लगने की आवश्यकता भी नहीं थी, जनता ही तैयार थी और मंदिर बन गया। मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निमंत्रण आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो चाहते ही थे, वो भी एक बिहार के एक किसान घर के बेटे थे। देखो, इतिहास बताता है, जो किसान के घर से निकलकर देश का राजनीतिक नेतृत्व लेता है उसका चरित्र एक, और जिसने किसान की घर नहीं देखा उसका चरित्र दूसरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के आंदोलन से नेता बने थे। बाराडोली में किसानों का बहुत बड़ा सत्याग्रह कराया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसानों के नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री किसानों के नेता थे।
इनका सोचना अलग, और हमारे पंडित नेहरू जी, पूरा गांधी परिवार, इन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, इन्होंने कभी गांव नहीं देखा, आलीशान घर में रहते थे। ठीक है, आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, लेकिन देश की धरती की पीड़ा के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। तो सरदार पटेल, उन्होंने उस मंदिर निर्माण का नेतृत्व किया, लेकिन उस समय का जो प्रोटोकॉल था या नियम था, आज भी है कि राष्ट्रपति जाते हैं तो कैबिनेट की स्वीकृति चाहिए। नेहरू जी ने मना कर दिया, तो कैबिनेट के तो वही प्रमुख थे, प्रधानमंत्री थे। देखो, एक मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है, चूंकि वो हिंदुओं का मामला है, इसलिए नेहरू जी राष्ट्रपति को जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। और हिंदुस्तान के इतिहास का पहला घटना कि देश का राष्ट्रपति कैबिनेट के मना करने के बाद भी जाता है और हिंदुस्तान का इतिहास बन जाता है। ऐसे थे सरदार पटेल, जिनकी सचमुच में यदि वो प्रधानमंत्री बन जाते तो देश का इतिहास दूसरा होता। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आज के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के। वो भी उसी गुजरात से हैं, उसी परिवार के, गरीबी परिवार के हैं। उन्होंने सरदार पटेल की जो मूर्ति वहाँ स्थापित की, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति, सरदार पटेल जितने महान थे, उनकी महानता के अनुकूल उनकी मूर्ति और उनके चारों ओर जिस प्रकार का पर्यटन स्थल विकसित किया गया, हजारों लोग उनको देखकर देश का इतिहास याद करते हैं। देश के इतिहास का वो पन्ना याद करते हैं जिसमें कोई तो था जिसके दिल में देश के धड़कन धड़कती थी, देश के गरीबों के प्रति उनका मन में प्यार था। ऐसे थे सरदार पटेल, ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। दुर्भाग्य से हमारे देश में गांधी परिवार का ये जो परंपरा चली, अब इस सत्र में राजनीतिक चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन मैं राजनीति को राष्ट्र नीति का एक हिस्सा मानता हूँ। हम राष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं, हम राजनीति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो राष्ट्र के लिए सहायक है उनका सम्मान कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। सरदार पटेल कांग्रेस के थे, हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के थे, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के थे, प्रशंसा कर रहे हैं। हमें कांग्रेस से आपत्ति नहीं है, लेकिन उस गांधी परिवार को तो सबको समझना होगा कि नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को बनाया प्रधानमंत्री। इंदिरा जी के बाद उनका बेटा बना राजीव प्रधानमंत्री। राजीव जी के बाद प्रधानमंत्री बनने वाली थी सोनिया। एक कानूनी गड़बड़ हो गई जिससे वो नहीं बन पाई। वो तो बनने के लिए तैयार थी, राष्ट्रपति के पास गई थे उनका अपना प्रस्ताव लेकर, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बता दिया कि देश के कानून के अंदर, संविधान के अंदर कोई विदेशी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता जो जब तक वो इटली की नागरिक हैं। खैर, और उसके बाद इस देश में वर्षों तक कांग्रेस के समर्थन की सरकार रही और कांग्रेस ने इस देश की आत्मा को पूर्णतः कुचलने की पूरी कोशिश की। मित्रों, शायद आप में से अनेक नौजवान उस कहानी को नहीं जानते होंगे। यदि श्रीमान नरेंद्र मोदी नहीं चुने जाते
तो देश में एक नया कानून बनने की स्थिति में आ गया था। श्रीमान मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन मनमोहन सिंह की कोई बात नहीं चलती थी, सारा निर्णय सोनिया जी करती थी। सोनिया जी का एक थिंक टैंक था जो उनको मार्गदर्शन करता था। उस थिंक टैंक का नाम लेकर मैं उनको सम्मानित नहीं करना चाहूँगा। सब दुष्ट लोग, सब हिंदू विरोधी, सब साम्यवादी, अर्बन नक्सल, जिनको अब जेल में बंद किया गया है, जिनके खिलाफ सब बात निकली है, उन्होंने सोनिया जी को एक कानून बनाने की सलाह दी। और सलाह ये थी कि इस देश के अल्पसंख्यक पर कोई भी अत्याचार होगा, कैसा भी अत्याचार होगा, बहुसंख्यक समाज ही उसका अपराधी माना जाएगा। और बहुसंख्यक समाज को जिस प्रकार से दंड देने का उसमें प्रावधान बनाए गए थे, वो सब कानून संविधान के विरुद्ध थे। वो प्रस्ताव लोकसभा में 2 बार रखा गया, लेकिन लोकसभा के जो कुछ जागरूक लोग थे, उन्होंने कहा कि इसमें तो हो ही नहीं सकता। 2 बार वापस किया गया। क्या था कानून? कानून ये था कि यदि किसी मोहल्ले में एक भी मुसलमान ने शिकायत कर दी, वो शिकायत सही है गलत है कुछ नहीं देखा जाएगा। जिसके खिलाफ शिकायत की जाएगी उसको जेल में भर्ती किया जाएगा। कहीं पर भी सांप्रदायिक दंगा हुआ, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा। माने हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार जो कभी अकबर के समय जजिया टैक्स हम सुनते थे, उससे भी खराब। तो भगवान की मर्जी थी कि सन 2014 में कांग्रेस की सरकार नहीं रही, सोनिया जी का वर्चस्व नहीं रहा, नहीं तो आज भारत का हिंदू समाज एक पराधीनता का जीवन जी रहा होता। मित्रों, देश का राजनीतिक नेतृत्व यह निर्वाचन में चुना जाता है जनता के द्वारा, समाज के द्वारा। और समाज में यदि जागृति नहीं है तो सरकार वैसी ही बनती है जैसी बनती चली आई। एक जमाना था जब देश की आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, गांधी जी का नाम सारे देश भर में, घर घर में, गांव गांव में गूंजता था। और ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, देश के गरीबों ने उनका साथ दिया। ऐसा कहते हैं कि पहला निर्वाचन जो सन 1952 में हुआ, संविधान के स्वीकार होने के बाद, उसमें गांधी के नाम पर लैंप पोस्ट को वोट मिला, लेटर बॉक्स को वोट मिला। कहने का अर्थ यह है किसी ने प्रत्याशी नहीं देखा, प्रत्याशी का नाम नहीं, बस गांधी के नाम पर कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, कांग्रेस जीत गई। देखो कैसी विचित्र बात है। गांधी जी के जाने के बाद गांधी जी की टोपी पहनी नेहरू जी ने और गांधी का नाम दिया बेटी को। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर गांधी नहीं जुड़ा, नेहरू ही रहा। कश्मीर के रहने वाले थे, नहर के पास से नेहरू रहा, लेकिन बेटी बन गई इंदिरा गांधी। उसकी भी एक कहानी है, उस कहानी को सुनाने का ना मेरा मन है ना उचित भी है। लेकिन
गांधी का नाम और गांधी की टोपी लेकर गांधी के नाम से सरकार चुनाव जीतती रही, कांग्रेस चुनाव जीतती रही। और अब जाकर सब बातें स्पष्ट हो रही हैं। मित्रों, इतिहास हम लोगों को ये शिक्षा देता है कि वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इतिहास चला गया, अब भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वर्तमान इस बात का फैसला करेगा कि हमारा भविष्य कैसा हो। वर्तमान का नौजवान तय करेगा कि भारत का भविष्य कैसा हो। और ऐसी स्थिति में मैं इस देश के सारे नौजवानों को अपील कर रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं कि दोस्तों, हमारी पीढ़ी तो एक न एक दिन जाएगी ही जाएगी, और हम अपराधी हैं आपके सामने कि हम आपको ऐसा हिंदुस्तान देकर नहीं जा रहे हैं जिस पर आपको गर्व हो, जिस पर हमको गर्व हो, जिस पर दुनिया को गर्व हो। वी आर कल्प्रिट। हमारी पीढ़ी अपराधी पीढ़ी है। कारण कुछ भी हो, कारण बताने से हम मुक्त नहीं हो सकते, और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी पीढ़ी ने आपको ऐसा देश नहीं दिया। लेकिन आप हमारी गलतियों से सीख तो सकते हैं, आप अपना भविष्य तो सुधार सकते हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश युवाओं की जनसंख्या के हिसाब से है। हिंदुस्तान की युवा ऊर्जा दुनिया में प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान के युवाओं ने ना जाने कितना आविष्कार किया है। हिंदुस्तान युवा हिंदुस्तान है। मैं इस युवा हिंदुस्तान को आह्वान करता हूं, युवा दोस्तों, देश का भविष्य तुमको बनाना है। इतिहास से शिक्षा लो। अब इतिहास पर ज़्यादा चर्चा करने से लाभ नहीं है, लेकिन इतिहास से शिक्षा लो, वर्तमान को सुधारो, भविष्य को बनाओ। और इसके लिए मार्ग की दृष्टि से मेरे हिसाब से आपके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी का चॉइस नहीं है, कोई धार्मिक संस्था का भी चॉइस नहीं है। हो तो मैं आपत्ति नहीं करूंगा, लेकिन मैं जिस संगठन से जुड़ा हूं, मैं उसके लिए अपील करूंगा कि एकल अभियान, आपके सपने का भारत निर्माण करने का अभियान, आओ इसमें जुड़ो और देश को बनाओ। चलो गांव की ओर, हमें फिर देश बनाना है। यही एकल अभियान का आह्वान। सबको नमस्कार, धन्यवाद।